to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्या कोई अभी रिसेंटली ऐसा न्यूज़ में टॉपिक आया है जहां पर हमें इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है? हम कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे न्यूज़ में आ रहा है उसको स्टैटिक के साथ हमें लिंक करना चाहिए? यही एक स्मार्ट वर्क है, यही एक स्मार्ट अप्रोच कहती है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों न्यूज़ में था, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपने न्यूज़ में देखा हो, राज्यसभा के एक नॉमिनेटेड एमपी जो हैं उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप जो है वो लूज कर दी है। वो क्यों करी है? उनका नाम है दास गुप्ता। ये इनकी मैं आपको अभी तस्वीर दिखा दूंगी। उनके स्वपन दास गुप्ता पूरा उनका नाम है। तो यहाँ पर ये जो स्वपन दास गुप्ता है इन्होंने रिजाइन कर दिया है राज्यसभा से। क्यों रिजाइन किया है? ये एक नॉमिनेटेड एमपी थे, तो ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रिजाइन करना पड़ा? क्या या कैसे यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको लिंक कर रहे हैं और इस लिंक को कर रहे हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई चीज़ प्रैक्टिकलिटी न्यूज़ में हो रही है, आपको देखने को मिल रहा है, तो सीधा सीधा अपनी जो स्टैटिक पार्ट है उसको लिंक करना चाहिए करंट अफेयर्स के साथ। और यहाँ से फिर ऐसे ही टॉपिक से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकती है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस कोई अलग अलग तैयारी नहीं है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अगर मैं आपको न्यूज़ दिखाऊं तो ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब एक नॉमिनेटेड एमपी जिनका नाम दास गुप्ता जी है उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप को लॉस किया, तो यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो केस में आ रहा है। इसी के साथ अब मैं आपको काफ़ी अच्छे से इस न्यूज़ के बारे में तो बता दूंगी, साथ साथ इस एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी हम काफ़ी अच्छे से जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक लेकर आया है आपके लिए टेक्स्ट बुक पास। इस पास में 299 रुपीज़ में आपको साल भर के लिए 170 प्लस कोर्सेज और 14,000 प्लस टेस्ट देने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में, इस पास में, तो आप इसको ले सकते हैं। पास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक लेकर आया है बेटियां बनेंगी मेम साहब, ये स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर जो वुमेन्स जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं 20 मार्च को ये टेस्ट जो है वो दे सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टेस्ट को देने में तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी वुमेन कैंडिडेट्स रजिस्टर करेंगे उन सबको टेक्स्ट बुक की तरफ से 1 मंथ के लिए टेक्स्ट बुक का पास फ्री दिया जाएगा। साथ ही साथ जो टॉप कैंडिडेट्स रहेंगी, विनर कैंडिडेट्स, उनको टेक्स्ट बुक की तरफ से HD टैबलेट दिया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। साथ ही साथ आपको स्कूटी जो है कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वो भी फ्री दी जाएगी। प्लस साल भर के लिए, दैट इज 365 डेज के लिए आपको 4G डाटा इंटरनेट एक्सेस जो है वो भी फ्री दिया जाएगा। अब मैं बात करूं अगर इस बात की कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखो अभी हुआ क्या, ये जो एमपी हैं स्वपन दास गुप्ता, इन्होंने राज्यसभा से रिजाइन कर दिया। इनका वैसे जो टर्म था वो अगले साल खत्म होना था, तो 1 साल पहले ही, अभी 2021 में रिसेंटली 2000 दिन पहले इन्होंने रिजाइन किया है, अपने साल खत्म होने से पहले। क्यों किया रिजाइन? रिजाइन इसलिए किया क्योंकि अभी जो अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने अभी बीजेपी जो है, जो वेस्ट बंगाल में आपने असेंबली इलेक्शन देखे होंगे, तो बीजेपी ने इनको फाइल किया था एज अ कैंडिडेट, जो कि जिनको नॉमिनेट किया था कि ये जो है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस जो हैं वो लड़ सकें। लेकिन इसी के चलते तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी हैं महुआ मोत्रा, उन्होंने जो इशू है वो रेज किया कि इनको एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर आता है और इनको डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जाना चाहिए फ्रॉम राज्यसभा। तो ऐसा क्यों है? ये क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ऐसी कोई चीज़ है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? बिल्कुल। मैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के सारे प्रोविजन अगर समझाऊं तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो भी कैसे उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आते हैं, कब वो किसी पार्टी को, अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, या अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको पता होगा राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट जो है वो लेकर आते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो कैसे आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, सोशल सर्विस हो गया, साइंस हो गया। तो इन सब के बेसिस पे अगर मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस एंड लिटरेचर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे काफ़ी बच्चों से पूछ भी चुकी हूँ जो लाइव सेशन लेते हैं
का उसके अंदर जो डेली शाम को 4 बजे होता है, मंडे टू फ्राइडे, तो उस सेशन में मैं काफ़ी ऐसे सवाल आपसे पूछती हूँ और ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट रहते हैं इन वन वे और द अदर, क्योंकि ये सब चीज़ें न्यूज़ में भी रहती हैं। अब ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनमें से ये भी एक नॉमिनेटेड एमपी थे जिनको प्रेसिडेंट ने बेसिकली नॉमिनेट किया था। लेकिन क्या नॉमिनेटेड एमपी और जो इलेक्टेड एमपी होते हैं उनके पावर सेम होती हैं? तो बिल्कुल सब कुछ सेम रहता है, लेकिन बस इतना होता है कि नॉमिनेटेड एमपी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के अंदर इनका पार्टिसिपेशन रहता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं वहां पर वो इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब हुआ कैसा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थोड़ा एंटी डिफेक्शन के बारे में, और ये यहाँ पर एंटी डिफेक्शन कैसे आता है। देखो, एंटी डिफेक्शन बेसिकली अब जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर दोनों की बात करता है। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जब कोई डिफेक्शन होता है, जब कोई एमपी वन पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी के अंदर चला जाता है, तो यहाँ पर डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसे अगर मैं बात करूँ तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ओपनली रेफर किया जाता है। 10th शेड्यूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इसी पर्पज से जो है वो डील करता है। बात करूं प्रोविजंस की, तो अगर कोई हाउस के मेंबर जो हैं अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं तो वो कब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस? अगर वो अपनी मेंबरशिप वॉलंटरली दे देते हैं, या फिर वो जो भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने जो भी डायरेक्शंस इशू किए हैं, या वो वोट नहीं करते या वोटिंग से एब्सटेन करते हैं कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, या फिर कोई बिना प्रायर परमिशन के विदाउट अगर ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं, एंड सच एक्ट हैज नॉट बीन कंडन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज। यहाँ पर जो वो ऑलरेडी मेंबर हैं, वो नॉमिनेटेड की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी हाउस के मेंबर हैं वो अगर वॉलेंट्रली या फिर अगर वोटिंग से एब्सटेन करते हैं, तो ये एक वो प्रोविजन है इस एक्ट का जहां पर उन्हें डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि अभी जिनकी रिसेंट केस हुआ है, तो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर अगर चाहें तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये 6 मंथ का टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है, जब भी उन्होंने वो हाउस में अपनी सीट ली, उस सीट लेने के 6 महीने तक वो किसी पार्टी को अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उस 6 महीने के एक्सपायरी टर्म के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ही और शी विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस केस में लगता है। अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट मेंबर की, कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं हाउस के, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर सच इलेक्शन, तो वो क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द हाउस। तो मैंने यहाँ पर तीनों क्राइटेरियाज आपको बता दिए, नॉमिनेटेड मेंबर हो, इंडिपेंडेंट मेंबर हो या इलेक्टेड मेंबर हो। अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन की, 2 केसेस हैं। पहला, अगर एक मेंबर आउट ऑफ द पार्टी जाते हैं, अगर 2 पार्टीज मर्ज हो जाती हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आएगा। जब 2 पार्टीज मर्ज होती हैं, मर्ज कब होंगी, जब 2/3 1/3 की बात नहीं हो रही है, 2/3। तो ध्यान रखना, जब 2/3 ऑफ द मेंबर उस पार्टी के एग्री कर जाते हैं मर्जर को, तो मर्जर हो जाता है। ये जो मर्जर है एज अ रिजल्ट अगर कुछ होता है तो ये आपको डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर या डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई और मेंबर, दूसरा केस क्या है, अगर कोई मेंबर एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो इलेक्ट हो जाते हैं, वो एज अ स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं, चेयरमैन की तरह इलेक्ट हो जाते हैं किसी हाउस के, तो वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को है वॉलेंट्रली वो गिव अप कर सकते हैं, और उसके बाद उस ऑफिस से अगर वो हटते हैं तो उसके बाद वो उस पार्टी को रीजॉइन भी कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन क्यों रखा गया, अगर क्लास का मॉनिटर सपोज लगा लीजिए है, तो अगर कोई मॉनिटर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियसली वो अपने जो पोस्ट है उसके साथ इम्पार्शियल या पार्शियलिटी वाला कंसेप्ट नहीं आए, तो इस पोस्ट की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करने के लिए वो उस पार्टी से जो है अपने आप को गिव अप कर सकते हैं, और बाद में इस पोस्ट के बाद उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है। ये जो डिसीजन है डिस्क्वालिफिकेशन का, इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन, तो ये रेफर किया जाएगा चेयरमैन को या फिर स्पीकर को, और उनका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। ये लॉ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों पे लागू होता है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि स्टेबिलिटी सरकार के अंदर बनी रहेगी, ऐसे जो शिफ्टिंग होती रहती है वो नहीं होगी, कैंडिडेट्स अपनी पार्टी को लॉयल रहेंगे, पार्टी डिसिप्लिन बना रहेगा। मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें कंसेप्ट है एंटी डिफेक्शन के अंदर।
साथ ही साथ करप्शन जो पॉलिटिकल लेवल पे है वो भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो रिड्यूस हो, और मेजर्स जो हैं, अगर कोई मेंबर डिफेक्ट करता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर तो प्यूनिटिव मेजर्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में था। साथ साथ मैंने नॉमिनेटेड मेंबर्स की भी थोड़ी जानकारी आपको दे दी। न्यूज़ में टॉपिक रहने के बाद अगर हम किसी चीज़ को स्टैटिक के साथ लिंक करते हैं तो यही अप्रोच आपको भी अपनानी है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो यूपीएससी की 2021 के एग्ज़ाम के लिए आपको करंट अफेयर्स की लाइव कोचिंग, साल भर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपको इस कोर्स के अंदर सब कवर करवा दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी का कंप्लीट करंट अफेयर, जो एनसीईआरटी का कंप्लीट फाउंडेशन, बेसिकली एनसीईआरटी क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो इन स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करवाया जाएगा लाइव कोचिंग के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एनसीईआरटी काफ़ी बच्चे स्किप करते हैं, लेकिन यही आपकी नींव को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो यहाँ पर इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी, टेस्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे और पीडीएफ नोट्स भी होंगी। लिंक आपको एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोनों कोर्सेज में अगर आप कहीं एनरोल करते हैं तो आप मेरा कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ AARZOO आरजू। इस कोड को यूज़ करने से 20% ऑफ जो है वो आपको मिल जाएगा। इस सेशन में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी और अच्छे से एक टॉपिक का एनालिसिस कर दिया है। प्रीलिम्स में भी काफ़ी से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो एंटी डिफेक्शन के बारे में बता दिया। साथ ही साथ मेंस के लिए भी ये टॉपिक जो है फिर रेलिवेंट हो जाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। खुश रहो, स्वस्थ रहो और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन, रिवीजन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रॉम माय साइड।